नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। 6 जून को भारत में आखिरकार क्या होने वाला है? एक नई क्रांति होने वाली है? क्या एक सैटायर अकाउंट जो डिजिटल सैटायर अकाउंट जो इंस्टाग्राम पे शुरुआत जिसकी हुई है कॉकरोच पार्टी के रूप में, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो टिप्पणी की थी, उसके बाद उस टिप्पणी के जवाब में कुछ छात्रों ने जिसमें कि महाराष्ट्र से आने वाले एक छात्र ने इस अकाउंट की शुरुआत की और देखा-देखी इस अकाउंट की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि बीजेपी यानी कि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के इंस्टाग्राम अकाउंट को भी उसने पीछे छोड़ दिया और उसके बाद से नीट पेपर लीक एग्जाम सीबीएसई एग्जाम उसको लेकर जिस तरह से ये कॉकरोच पार्टी और सटायर अकाउंट एक्टिव है, जिस तरह से भारत में राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर उसने सवाल उठाए हैं, किस तरह से जो न्यायाधीश होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, भारत में किस तरह से चुनाव की पारदर्शिता और एसआईआर जैसे मुद्दों को उठाया है, उससे एक तरह से जो लिबरल हैं भारत की राजनीति में जिनकी दिलचस्पी है और राजनीतिक दल उन सबकी दिलचस्पी बढ़ गई है कि आखिर ये कॉकरोच पार्टी है क्या? और जिस तरह से कॉकरोच पार्टी के संस्थापक ने ये घोषणा की है कि वो जंतर-मंतर पर आकर प्रोटेस्ट करेंगे, उससे ये और जिज्ञासा बढ़ गई है कि आखिर ये स्ट्रक्चर्ड पॉलिटिकल पार्टी के रूप में आने वाले दिनों में इवॉल्व होगी या फिर एक सटायर अकाउंट, एक प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करेगी? इसके पीछे के लोग कौन हैं? इनका मोटिव क्या है? इनका एजेंडा क्या है? क्या कहीं ये अन्ना पार्ट 2 की शुरुआत तो नहीं हो रही? क्या इसकी फंडिंग और बैकिंग पार्टी कर रही है या फिर ये बीजेपी का प्रॉक्सी अकाउंट है? ये सारे सवाल इस समय भारत की राजनीति में गूंज रहे हैं। इन सवालों को हम समझने की कोशिश करेंगे। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट आरती जेरत जुड़ रही हैं और साथ ही पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में शशिकांत पांडे जुड़ रहे हैं। इन सबसे समझेंगे कि आखिर इसकी ट्रैजेक्टरी क्या है, इसका मोटिव क्या है, इसके इंस्पिरेशन क्या है, इसका एजेंडा क्या है? लेकिन आरती जी आपसे शुरुआत करते हैं। शुरुआती जो ट्रेलर दिखा है, भारत में आंदोलनों से जन्मी हुई बहुत कम पार्टियां हैं जो एक एजिटेशन से एक स्ट्रीट पॉलिटिक्स से जन्मी हैं, जिन्होंने एजिटेशन किया है जिसमें कि आम आदमी पार्टी आपका उदाहरण ले सकते हैं या फिर उससे पहले अगर हम जाएं इतिहास में तो किस तरह से जब जेपी ने आंदोलन किया था और स्टूडेंट पॉलिटिक्स और जो पटना यूनिवर्सिटी से लेकर गुजरात की यूनिवर्सिटी में वो प्रोटेस्ट हुआ और उसके बाद पूरी कहानी जानते हैं किस तरह से इमरजेंसी लगा, किस तरह से पूरे भारत की राजनीति बदल गई, जनता पार्टी में किस तरह से जनसंघ का विलय हुआ, ये सारी स्थिति हमने देखी है। बाद के दौर में ज़्यादातर पार्टियाँ डायनेस्टी से इवॉल्व हुई, कुछ पार्टियाँ अलग-अलग बड़ी पार्टियों से टूट कर बनी। लेकिन ये जो कॉकरोच मूवमेंट शुरू हुआ है, इसका जो शुरुआती ट्रायल है, उससे आपको क्या समझ में आता है कि क्या एक ये नए पॉलिटिकल पार्टी की शुरुआत है, नई जो एस्पिरेशन है, नई जो आकांक्षा है, उसकी शुरुआत है या फिर इसके पीछे कुछ और एजेंडा है, कुछ और लोगों का? देखिए, आज के दिन में कहना मुश्किल है क्योंकि अभी हमने सिर्फ इंस्टाग्राम पे ये पार्टी को देखा है और जब ये सोशल मीडिया से निकल के इंटरनेट से निकल के ज़मीन पे आएगी, तब हमको पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है और कहाँ जा रही है। ये दोनों पार्टी जिसके बारे में आपने ज़िक्र किया था, एक पहले जेपी मूवमेंट जो फिर अंत में जाके जनता पार्टी बनी और इंदिरा गांधी को हराया 1977 में। और दूसरा आम आदमी पार्टी जो ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट से शुरू हुआ और आम आदमी पार्टी तो खैर उनको खास सफलता नहीं मिली। दिल्ली में तो वो पावर में आए, पर अगर आप देश में देखेंगे तो सफलता तो बीजेपी और मोदी जी को मिली क्योंकि उन्होंने जो भी मतलब जो भी मूवमेंट किया था इंडिया अगेंस्ट करप्शन में, उस पे चढ़कर मोदी जी पावर पे आ गए 2014 में। अब इन दोनों मूवमेंट्स को अगर हम देखेंगे तो जेपी मूवमेंट में जो हमने भीड़ देखी थी, जो क्राउड्स देखे थे, जो यंग पीपल आए थे, छात्र लोग जो आए थे, गुजरात से शुरू हुआ जाके बिहार तक पहुंचा। इसमें से एक तो सोशलिस्ट पार्टी के यूथ थे और दूसरा आरएसएस के कैडर थे। इन्होंने मतलब ये इसकी भीड़ बनाई और दोनों मतलब एक एक तरह का सिमिलैरिटी है मूवमेंट। आरती जी, एक सिमिलैरिटी है, मैं उसका जिक्र कर दूं कि दोनों जो बड़े प्रोटेस्ट हुए या बड़े आंदोलन बने उसमें कहीं ना कहीं आरएसएस इन्वॉल्व रहा है।
बिल्कुल, बिल्कुल। मैं यही कहने वाली थी कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन भी जो वो गांधी मैदान में प्रोटेस्ट हुआ था अन्ना हज़ारे का, उसमें भी आरएसएस का बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने भीड़ इकट्ठा की, उन्होंने लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिया, चाय-पानी वो आरएसएस के वर्कर्स दे रहे थे लोगों को। पर एक चीज़ मैं आपको कहूँ कि जो दोनों मूवमेंट्स जो हैं, वो इसलिए आगे बढ़ी क्योंकि जो सरकार में था उस टाइम 1973-74 में तो इंदिरा गांधी थी और 2011 में यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस मनमोहन सिंह ऑफ द कांग्रेस पार्टी। दोनों सरकारों में गलतियां, मतलब इंदिरा गांधी ने एक तो सीआईए को इसमें इन्वॉल्व कर दिया और उंगली मतलब वहाँ उसने पॉइंट किया कि सीआईए ने ये किया है। और फिर जब वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट, वो रायबरेली कोर्ट का जजमेंट आया, तो उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी और फिर उसके बाद तो बस नीचे ही गया कांग्रेस का ग्राफ। फिर जब इमरजेंसी लिफ्ट हुआ 1977 में, वो हार गई चुनाव। और इसी तरह इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट में आपको याद होगा कि मनमोहन सिंह सरकार ने अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया था, हजारे को भी अरेस्ट किया था और एक तरह से वो बहुत बड़े हीरो बन गए अरेस्ट होने के बाद, जेल में समय काटने के बाद। तो उन्होंने ये सरकार ने अपनी गलती गलती करके इन लोगों को बढ़ावा दिया। अब ये देखना है कि मोदी सरकार कैसे रिस्पॉन्ड करती है। ये जो कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर है बीके, इसने तो ऑलरेडी कह दिया है कि मुझे डर है कि जब मैं पहुंचूंगा भारत तो वो मुझे अरेस्ट करें। मैं समझती हूँ अगर सरकार इसको अरेस्ट करती है तो वो बहुत बड़ी गलती होगी और वो पहले गलती होगी, मतलब बिल्कुल जैसे यूपीए ने रिस्पॉन्ड किया था अन्ना हजारे मूवमेंट को, ऐसी गलती होगी। अब आप देखते और हैं कि शायद ये आरती जी वो चाहते भी हैं, अगर उनके फर्स्ट मोटिव को देखें, वो यही चाहते हैं कि सरकार गलती करे, जिसके लिए बकायदा उन्होंने कोई परमिशन नहीं ली है। अगर कोई भी स्ट्रक्चर्ड बिल्कुल, मूवमेंट होता है, वो प्रोटेस्ट करने के लिए ये बहुत ही बेसिक सी बात है कि दिल्ली पुलिस से परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन वो साफ कह रहे हैं कि हम तो परमिशन क्यों ले, हम तो इस व्यवस्था के खिलाफ ही हैं कि परमिशन लेके 4 घंटे प्रोटेस्ट करें और फिर चले जाएं। तो यानी कि वो चाहते हैं कि उन्हें अरेस्ट किया जाए और एक स्पेक्टिकल क्रिएट किया जाए, एक मेलोड्रामा क्रिएट किया जाए, जिसमें कि आक्रोश का जो प्रस्फुटन हो, वो टेलीविजन कैमरों पे आए और पूरे देश में पहुंचे। बिल्कुल, यही वो चाहते हैं। और मतलब कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी इनके स्पोक्समैन की, जिन उन्होंने कहा था अगर धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करते हैं तो बात खत्म, फिर हमको प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब मिनिस्टर ऐसे रिजाइन थोड़ी होते हैं, मतलब कोई मूवमेंट बनता है, प्रेशर बनता है, तभी जाके मिनिस्टर रिजाइन होता है। और हम ये कह सकते हैं कि ये जो गलती हुई थी वो मिनिस्टर के ऊपर है, मतलब एक पूरा सिस्टम है, एनडीए है, बहुत से लोग हैं एनडीए में, गलतियां तो मतलब पूरे सिस्टम में हुई हैं। तो उसके लिए मिनिस्टर सिर्फ दोषी नहीं कहा जा सकता है, तो बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं। तो वो तो बिल्कुल कॉन्फ्रंटेशन करना चाह रहे हैं सरकार से। और अब देखते हैं सरकार का रिस्पॉन्स क्या होता है, क्योंकि उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये मूवमेंट कहाँ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा ये मूवमेंट। बिल्कुल। शशिकांत जी, जैसे कि हम तुलना कर रहे थे जेपी मूवमेंट से और अरविंद केजरीवाल के मूवमेंट से भी, दोनों मूवमेंट को अगर देखें तो जेपी मूवमेंट में तो जेपी का एक मोरल कंपास था कि उनका इतना बड़ा कद था कि जिसके नीचे आप किसी भी व्यवस्था से एक मोरलिस्टिक पोजीशन ले सकते थे। ये जो मूवमेंट है कॉकरोच पार्टी, जिसमें यंगस्टर हैं, इनके पास कोई ऐसा मोरल कंपास नहीं है, जिसमें कि जो लोग जिन प्रवक्ताओं की नियुक्ति की है, दो जो जो शुरुआती उन्होंने गलतियां की है। पहली जो गलती उन्होंने की कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि वो कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, उससे ये दिखता है कि वो इंटाइटल्ड यूथ हैं, यानी कि वो भारत की व्यवस्था, संघीय ढांचा, लॉ एंड ऑर्डर, इस तरह की व्यवस्था में उनका कोई विश्वास नहीं है, ट्रस्ट नहीं है। जिसकी तरफ इशारा शशि थरूर ने आज के आर्टिकल में भी किया है कि आप सिर्फ स्पेक्टिकल क्रिएट मत करें, ड्रामा क्रिएट मत करें या शोशेबाजी न करें, बल्कि आप जो स्ट्रक्चर है, वो विद इन स्ट्रक्चर आप अपनी लड़ाई जारी रखें।
दूसरी जो बात उन्होंने कही, जो इसके 3 स्पोक्स पर्सन अभी तक सामने आए हैं, जिसमें कि एक सौरभ दास हैं, जो कि जर्नलिस्ट, उन्होंने आरटीआई और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कई बार आरटीआई लगा के अपनी उन्होंने जो उनका सिर्फ पब्लिश्ड जर्नलिस्टिक वर्क है, वो एक कारवां में जो उन्होंने स्टोरी लिखी थी वो है। यानी कि कोई जर्नलिज्म में भी बहुत ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है। उसी तरह से दूसरे जो हैं उनका जो रोल है कि वो ध्रुव राठी के लिए स्क्रिप्ट वगैरह लिखते हैं। तीसरे जो उनके पार्टनर हैं, उनका क्रेडेंशियल थोड़ा अच्छा है। उन्होंने आईआईटी कानपुर से पढ़ाई की है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पे गए, मैकेंजी में काम किया। तो आपको लगता है कि इनकी जो शुरुआती पहल है, उस पे ही सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं, या फिर आपको लगता है कि यंगस्टर हैं, इस तरह की गलतियां हो सकती है कि वो दिल्ली पुलिस से परमिशन न मांगे, वो जंतर मंतर चले जाएं और वो एयरपोर्ट पे सोनम वांगचुक उनको रिसीव करने जाएंगे, लोगों को वो एयरपोर्ट पे बुला रहे हैं। ये सब किसी स्ट्रक्चर पॉलिटिकल पार्टी या कोई मूवमेंट का तरीका नहीं जान पड़ता। धन्यवाद शंकर जी। एक्चुअली जिस तरीके से ये सब कुछ मूवमेंट एक स्पॉन्टेनियस, जो कि एक सटायर के तौर पे एक जस्ट उन्होंने, जो मैं उनका अभिजीत दीपके का इंटरव्यू सुन रहा था, कि उन्होंने कहा कि मैं बस बैठ करके वो फीफा गेम खेल रहा था और उसके बाद मैंने एकदम से ये सीजीआई का कमेंट देखा और उसके बाद मैंने ये एक पोस्ट कर दिया। तो जिस तरीके से ये पोस्ट आया और उसके बाद जिस तरीके से चीज़ें अनफोल्ड हुई हैं और जो मैसिव उसको सपोर्ट मिला है, स्पेशली यूथ का 23 मिलियंस जो उसके यूथ, स्पेशली जो इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं, और उसमें भी जो 95% है वो जेनजी है, जो यंगर लॉट है, वो उसको सपोर्ट कर रहा है। कहीं ना कहीं देखिए इसके एक बैकग्राउंड है, बिना पृष्ठभूमि के, चाहे आपने जिक्र किया 74 का जेपी मूवमेंट हो, 89 में विश्वनाथ प्रताप सिंह का जो आंदोलन था, या उसके बाद हम बात करें तीसरे जो 2011 में जो केजरीवाल, जो अन्ना हजारे ने जिस मूवमेंट को लीड किया, कहीं ना कहीं एक बैकग्राउंड होती है। कोई चीज़ सिमरिंग पॉइंट से जो है वो बॉइलिंग पॉइंट पे आती है। डेफिनेटली अगर हम इसकी बैकग्राउंड को देखें तो ईरान वार की जो पृष्ठभूमि है, जिस तरह से प्राइस राइज हो रहा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, अनएम्प्लॉयमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, और उसके बाद लगातार जो है जो बहुत सारे जो सीरीज ऑफ एग्जामिनेशन जो हुए हैं, और टॉप एग्जामिनेशन, चाहे वो नीट को ले लो आप, चाहे वो एसएससी के, तो सीयूईटी के, तो इस तरह से तमाम जो एग्जाम्स हुए हैं और उसके जो लीक होना, पेपर लीक होना, एक तरह से कहीं ना कहीं एक पूरा का पूरा एक दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं सिस्टम में कुछ इश्यूज है, फॉल्ट है, और उससे जो सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड है वो यंगर लॉट है। क्योंकि वो जो है, जो हम जिस तरह से आप देखें अनएम्प्लॉयमेंट जिस तेजी से बढ़ा है, तो उनमें कहीं ना कहीं यूथ में एक रेस्टलेसनेस है। और जो एक मजाक के तौर पर जो अभिजीत ने पोस्ट किया और जिस तरह से उसको मैसिव सपोर्ट मिला, अब एक नेक्स्ट जो बात यह है कि उसको कैसे कैपिटलाइज करते हैं, और उस कैपिटलाइज करने की ही उनकी कवायद है कि उसमें उन्होंने अभी एक 3 स्पोक्स पर्सन अपने नामित किए हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो अभी उन्होंने सोचा कि नहीं हम अब हिंदुस्तान आते हैं, और उन्होंने 6 तारीख की डेट मुकर्रर की है कि हम जाएंगे और हम अपना प्रोटेस्ट करेंगे, और पहली हमारी डिमांड होगी कि वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। निश्चित रूप से अगर वो सारे प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, उन्हें सब पता है कि हमें जो है प्रोटोकॉल फॉलो करने चाहिए। सरकार भी वेट एंड वॉच कर रही है, और एक तरह से जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है हमारे आप जैसे, जो पॉलिटिकल पंडित है, वो सभी भी उसको वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि किस तरीके से उनको सपोर्ट मिलता है। ये काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा कि 6 तारीख को जो कितना, क्योंकि ये जो जेनजी है बहुत सारे लोग कंफर्ट्स में, अपने कंफर्ट जोन में हैं, घरों में बैठे हुए हैं, लेकिन कितना व्यापक उनको सपोर्ट मिलता है जमीन पर, वो बहुत सारी चीज़ों को बयान करेगा। और रही बात परमिशन की, परमिशन वो ये जरूर चाहते हैं कि हमारे खिलाफ कुछ ऐसा हो, ताकि उन्होंने पहले ही कह दिया कि हमें अरेस्ट किया जा सकता है। क्योंकि अगर अरेस्ट करना, कई बार जब आप नियमों को ब्रीच करते हैं, एयरपोर्ट पे ही आप बुला रहे लोगों को, स्वाभाविक है कि उसमें एक लॉलेसनेस की स्थिति होगी, एक केओस उत्पन्न हो सकता है। और अरेस्ट जो होता है, इस मोमेंटम को, जो मूवमेंट है, वो उसको जो है और वो व्यापक स्वरूप देगा। और ये मेरे ख्याल से उनकी एक कोई नादानी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें काफ़ी बड़े स्केल पर अब जो है यूथ और भी तमाम लोग जो है वो जुड़ रहे हैं इस मूवमेंट के साथ। तो ये एक धीरे धीरे उसमें एक सोच बन रही है। चूँकि अभी उनका एजेंडा बहुत पब्लिक डोमेन में नहीं है कि वो आगे, अभी तो उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग ही की है।
लेकिन ये चीज अगर निश्चित रूप से अगर इनको अरेस्ट किया जाता है तो फिर वो चीजें जो है मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो एक हमारे पड़ोसी देशों में हुआ, चाहे बांग्लादेश में चाहे नेपाल में, या फिर अभी जो हम तमिलनाडु को ही हम एक देखें एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे, जिस तरह से 2 साल के अंदर विजय ने पार्टी खड़ा की, और इट वाज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेड कि 2 साल के अंदर इतनी जो द्रविडियन पार्टी, जो स्टैब्लिश पार्टीज हैं, उनको बिल्कुल किनारे लगाते हुए और 100+ सीट्स जीतेंगे और गवर्नमेंट बनाएंगे। तो आगे निश्चित रूप से भारत एक बहुत बड़ा देश है, अभी इसमें बहुत सारे स्टेप्स होंगे। अभी तो ये एक प्रेशर ग्रुप की तरह है, वो आगे पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट होगा, क्या होगा, वेट एंड वॉच वाली पॉलिसीज है की चीजें हैं। लेकिन हम इसको रूल आउट नहीं कर सकते। एक डिस्कंटेंट है यूथ में, इंडिया में यूथ की पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज्यादा है, और उसको वो उसको टारगेट कर रहे हैं, उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज को। तो मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से जो है जिस तरह से सपोर्ट मिल रहा है, काफी कुछ इस पर डिपेंड करेगा कि अभिजीत को किस तरह का ग्राउंड पे सपोर्ट मिलता है, और तब इसके मूवमेंट के बारे में कुछ आगे कहा जा सकता है। बिल्कुल आरती जी, जैसा कि शशिकांत जी ने कहा कि एक बैकग्राउंड तो है, यानी कि जैसा कि जेपी आंदोलन के समय में भारत में जो स्थिति थी, जिस तरह से यूनिवर्सिटी एग्जाम की स्थिति थी और जिस तरह से गुजरात बिहार में असंतोष था छात्रों में फीस को लेकर, तो एक बैकग्राउंड था जिसको जेपी ने चैनलाइज किया। उनके पास एक मोरल कंपास था जिसके जरिए सारे लोग उनके नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार हो गए। वैसे ही इंडिया अगेंस्ट करप्शन के समय करप्शन जो था बज़वर्ड था, मनमोहन सिंह सरकार के करप्शन, उनकी सरकार में जो मंत्री थे उनके करप्शन को लेकर एक माहौल था। जैसा कि आज की तारीख में एक इकोनॉमी की जो स्थिति है, यूथ का जो फ्रस्ट्रेशन है, एम्प्लॉयमेंट की जो स्थिति है, उसको लेकर एक माहौल है, उसको लेकर एक शुरुआत हुई है। अब आते हैं इसके मोटिव के ऊपर, यानी कि एक बैकग्राउंड तो है, लेकिन जो मोटिव जिस पे हर कोई सवाल उठा रहा है कि इसके पीछे कौन है, क्योंकि जो इसके फाउंडर हैं वो पहले आप में काम कर चुके हैं, मनीष सिसोदिया के साथ काम कर चुके हैं, आपके कैंपेन को डिजाइन कर चुके हैं। इसलिए बहुत सारे लोगों को लगता है कि कहीं ये आपका कोई प्रॉक्सी कैंपेन तो नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि ये बीजेपी का ही ऑफलेट ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह से 3 स्पोक्स पर्सन जो अनाउंसमेंट हुई उसके बाद बीजेपी के कई सारे ट्रोल जो हैं वो इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं कि किस तरह से इनके एक स्पोक्स पर्सन ने हिंदुत्व और सनातन धर्म का मजाक उड़ाया। फिर दूसरे जो स्पोक्स पर्सन हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो तो पहले से ही ध्रुव राठी के स्क्रिप्ट राइटर हैं, जो ध्रुव राठी जर्मनी में बैठकर भारत के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। तो इसके पीछे आपको क्या लगता है कि अगर एक तो तरीका है कि ठीक है ये ऑर्गेनिक मूवमेंट है, या फिर इसके पीछे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है, बीजेपी अगर इसके पीछे होगी तो बीजेपी को लगेगा कि ठीक है, असंतोष जो यूथ का जो गुस्सा है उसको कैसे कांग्रेस से किनारे कर दिया जाए ताकि अपोजिशन का जो स्पेस है वो इस कॉकरोच पार्टी के पास में आ जाए, राहुल गांधी कहीं ना कहीं माइनस हो जाए, अपोजिशन का जो क्रेडिट है वो खत्म हो जाए, जिस तरह से इंडिया अगेंस्ट करप्शन के समय हुआ था। या फिर अगर आपका है तो पंजाब में उनका फायदा हो जाए, या फिर आपको लगता है कि इसके पीछे कोई डीप स्टेट भी हो सकता है, जिस तरह से सौरभ दास को कई सारे स्कॉलरशिप अमेरिका और कई सारे कंट्री से मिले, तो कई सारे लोगों की आशंका है कि कहीं इसमें डीप स्टेट तो इन्वॉल्व नहीं है, या फिर आपको लगता है कि नहीं ये एक ऑर्गेनिक मूवमेंट है जो आने वाले दिनों में अनफोल्ड होगा कि इसके पीछे कौन है? मेरे ख्याल में अभी हमको वेट एंड वॉच करना चाहिए, जैसे शशि जी ने कहा, क्योंकि आज के दिन में कहना कौन इसके पीछे है वो बहुत मुश्किल है। पर मैं एक चीज, 2-3 चीजें हैं, 2-3 बातें हैं। एक तो अभी हाल में अखिल ये एबीवीपी जो है, जो आरएसएस का स्टूडेंट्स विंग है, उनकी 2 दिन की मीटिंग बैठक हुई थी, और उस बैठक में उन्होंने ये मुद्दे उठाए थे, ये जो नीट लीक हुआ है, सीबीएसई का जो स्कैंडल हुआ है मार्किंग में, उन्होंने ये मुद्दे उठाए थे और उन्होंने मतलब चिंता दिखाई, और उन्होंने ये भी कहा, ये भी अपील दिया सरकार को कि इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और ये चीजों को ठीक करना चाहिए। तो इसका मतलब है कि आरएसएस में भी चिंता है कि ये जो अभी कांड हुए हैं इससे युवा में आक्रोश है, और ये आक्रोश किस तरफ जाके फटेगा ये हमको नहीं मालूम है। अभी नेचुरली अभी तो सरकार के ऊपर है। तो मेरे ख्याल में हो सकता है कि आरएसएस भी एक तरह से चैनलाइज करना चाह रही है
कि ये सरकार को ज्यादा डैमेज ना हो और ये जो आक्रोश है वो अपने कंट्रोल में रहे ताकि सरकार के ऊपर ना जाके फूटे। तो वो हो सकता है। यही यही हम यही कहना है कि जब 6 तारीख को ये आएंगे और ये जंतर मंतर में जाएंगे, कैसे लोग इनके साथ जुड़ेंगे, तभी जाके पता चलेगा कि कौन कौन है इनके पीछे। पर एक और बात है कि देखिए, जेपी मूवमेंट भी जब शुरू हुआ था उस टाइम तो छात्रों ने शुरू किया था, मेरे ख्याल में गुजरात में शुरू हुआ था एक यूनिवर्सिटी में, क्योंकि कैंटीन में प्राइस हाइक हो गया था। तो छात्रों ने एक प्रोटेस्ट शुरू किया था और उससे जाके ये नवनिर्माण मूवमेंट शुरू हुआ था गुजरात में। तो उसके लिए भी मतलब उन्होंने एक अच्छा जाना माना रिस्पेक्टेबल नोन फेस जयप्रकाश नारायण लेके आए, जिन्होंने जो ये मूवमेंट के फेस बने, चेहरे बने। तो इस तरह जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने भी अपना मूवमेंट शुरू किया था, तो अरविंद केजरीवाल ने बहुत सोच समझ के अन्ना हजारे को आगे किया, गांधी टोपी वाले, खादी कुर्ता पहनने वाले, बहुत जिसकी सिंपल मैन, सिमिलरिटी गांधी से हो, गांधी जी गांधी से की हो, तरह दिखते बिल्कुल हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने ऐसे फिगर को सामने किया जो वो मूवमेंट का फेस बन गया। तो अब ये लोग अब मतलब देश में आप देखें तो अभिजीत भीके को तो कोई जानता नहीं है, और ये जो बच्चे आए हैं सामने ये तो हैं बच्चे, तो ये मूवमेंट के लीडर्स नहीं बन सकते हैं। हम नेपाल नहीं है ना हम बांग्लादेश है। भारत बहुत बड़ा देश है और बहुत ही मतलब वेरिड देश है, अलग अलग तरह का देश है, अलग अलग तरह के प्रदेश है इसमें। तो कौन एक जो कोई चेहरा जो जिसका नेशनल अपील हो, पैन इंडियन अपील हो, ऐसा कौन चेहरा उभर के आएगा जो ये मूवमेंट को लीड कर सकता है? क्योंकि अगर ऐसा चेहरा नहीं निकलता है तो मेरे ख्याल में कुछ दिनों में, और ये सरकार बहुत ही मतलब उनके पास बहुत ही औजार है, टूल किट बहुत है, जिससे वो ये मूवमेंट को खत्म कर सकते हैं अगर वो चाहते हैं तो ये देखना पड़ेगा कि ये लोग कोई ऐसा चेहरा ढूंढ पाते हैं जिसका पैन इंडियन अपील हो, जिसकी रिस्पेक्टेबिलिटी हो, इमेज हो, जो इसका ये मूवमेंट का चेहरा बन सकता है। तो अभी तो देखिए शुरुआत है, तो 2 3 4 5 दिन रुके, अगले हफ्ते जब जब ये आएंगे 6 तारीख को, एयरपोर्ट में कैसे रिसेप्शन होगा, फिर एयरपोर्ट से वो जाएंगे जंतर मंतर, कैसे कैसे लोग आएंगे, मौसम भी है मतलब बहुत गर्मी है आज के दिन में, ये जेनजी वाले बाहर निकल के आएंगे इस गर्मी में और बैठेंगे जिस तरह से वो अन्ना हजारे के साथ आरएसएस वालों ने बैठा, वो नहीं मालूम। तो अभी हमको देखना पड़ेगा, वेट एंड वॉच सिनेरियो है, तो देखते हैं। पर कोई चेहरा तो इनको ढूंढना पड़ेगा जो जिसकी रिस्पेक्टेबिलिटी हो, जिसकी इमेज हो, जिसकी जो पैन इंडियन फिगर बन सकता है। कई सारे देशों में ऐसे भी आंदोलन हुए हैं कि जिसमें कि जो फेसलेस एजिटेशन भी हुए हैं, और लेकिन वो छोटे देश हैं, इतने बड़े देश नहीं है भारत जितने बड़े देश के लिए, जिसमें कि कास्ट, लैंग्वेज, इसके अलावा धर्म, इन सब के ऊपर इतनी सारी डाइवर्सिटी है। लेकिन इससे एक जुड़ा हुआ सवाल ये भी है कि जैसे कि जो शशि थरूर ने आर्गुमेंट दिया है कि वो एक क्यों नहीं सबसे पहले स्ट्रक्चर्ड तरीके से अपने गुस्से का इजहार करते हैं, या फिर सिस्टम को, जो सिस्टम की कमियां हैं उसको सामने लाते हैं। वो एमपीज जो सारे इतने सारे 545 एमपी 43 एमपी चुने जाते हैं, उनके ऑफिस को फ्लड कर दें कंप्लेन से, उनके इलाके में जो प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ पे एग्जाम पेपर लीक हो रहा है, तो उसके अलावा आरटीआई का इस्तेमाल करें, उससे भी नहीं हो तो कोर्ट का सहारा लें। तो यानी कि जो स्ट्रक्चर्ड विकल्प है उसका सहारा लें। और निश्चित रूप से पॉलिटिक्स में टाइमिंग काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है, और इस समय टाइमिंग उनको लगता होगा कि बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के स्टेटमेंट के बाद, बयान के बाद माकूल समय है, जिस तरह से देश में इकोनॉमी की स्थिति है, पेपर लीक का इशू है, तो टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको लगता है कि कई बार ऐसे आंदोलन धाराशायी भी हो जाते हैं अगर स्ट्रक्चर्ड वे में और उसके पीछे के लोग
काफी अपने ब्रेन का सही इस्तेमाल न करें? शंकर जी, अच्छा मैडम आप बोलो प्लीज। जी नहीं, सवाल आपके लिए है शायद, पता नहीं मेरे हाँ, लिए अच्छा, है कि जी शशिकांत जी आपके शशि लिए। के है। जी, अच्छा जी। तो शंकर जी, ये जहां तक इस मूवमेंट में है, हालांकि जैसा हम लोग शुरू से ही कह रहे हैं कि थोड़ा सा इट्स टू अर्ली टू कमेंट इनके बारे में, लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि उनको उनके आने के बाद, क्योंकि ये इस मूवमेंट की जो शुरुआत हुई है, भारत में बहुत सारे मूवमेंट जो पास में हुए जिनका हम जिक्र भी कर रहे हैं लगातार, वो जमीन पर हुए। ये क्या है, ये जो आज जे जिसे हम कह रहे हैं, ये एक यूथ ने और इंस्टा पे इसकी शुरुआत की है। निश्चित रूप से अगर उनको 22-23 मिलियन जो उनके फॉलोअर्स बन रहे हैं, तो एक और उनके साथ चल रहे हैं, तो एक उतने फॉलोअर्स पे तो रामलीला मैदान पूरा भर जाना चाहिए। बहुत सारे लोग हाँ ये हाँ भी हाँ व्यंग कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके फॉलोअर्स से ज्यादा जर्नलिस्ट वहां पे उपस्थित हो जाएं। जैसा कि जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था तो जो टेलीविजन और न्यूज चैनलों ने हम लोगों ने कवर किया था, दिन रात वहां पे कई दिन तक, हफ्ते 10 दिन तक मौजूद रहते थे। तो आपको क्या बिल्कुल। लगता है कि सचमुच जो उनका सपोर्ट है, ग्राउंड सपोर्ट है, जो जेन जी जनरेशन है, वो अपनी जो लाइफ की जिसको कहते हैं कि आरामदेह चीजों को छोड़कर वो धरना देने के लिए दिल्ली पुलिस के सामने अरेस्ट होने के लिए आएगा, या फिर वो सोशल मीडिया पे ही ट्रैक्शन पाएगा? एक्चुअली तो उन्होंने ऐसा एक है बड़ा कि रिस्क अगर लिया आप है मैडम, लगता है ये जी जी अभिजीत जो इन्होंने इतना जल्दी जो इस आकर के एकदम से वो जो जमीन पर आके उन्हें लगा कि हम प्रोटेस्ट करते हैं, इसमें एक रिस्क भी है। अगर ये कैलकुलेटेड रिस्क है तो ही नोज बेटर, क्योंकि अगर उन्हें ये, जैसा मैंने शुरू में कहा, अगर ये जमीन पर ये नहीं उतरते हैं, क्योंकि एक तो बहुत ही हॉस्टाइल अभी वेदर जो है नॉर्थ इंडिया में है, उसके अलावा कोई आपका संगठन नहीं है, एकदम स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है। मोबाइल पर एक क्लिक करके सपोर्ट करना और ग्राउंड पर आपको देश के अन्य हिस्सों में जिस तरह से अन्ना हजारे मूवमेंट में लोग वहां पहुंचे तो उस तरह से जाना, दोनों में बहुत अंतर है। सरकार भी इसको वेट एंड वॉच करेगी, और क्योंकि अगर ये लोग अगर भारी तादाद में वहां नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि निश्चित रूप से अगर लोग पहुंचेंगे तो स्वाभाविक है कि वो ये मूवमेंट आगे की तरफ जाएगा। फिर वो उनके आगे अपने स्टेप बाय स्टेप प्लान्स होंगे कि हम जो है किस तरह से आगे बढ़े। और अगर ये सपोर्ट लिमिटेड रह जाता है तो फिर निश्चित रूप से उन मूवमेंट में कहीं ना कहीं एक हताशा का और एक निराशा का वातावरण भी बन सकता है। तो ये क्योंकि सारी चीजें जो है, शशिकांत जी हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे यूट्यूबर और बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया स्टार को चुनाव हारते हुए देखा है, जमानत जब्त होते हुए देखा है। बिहार में कई सारे कैंडिडेट प्रशांत किशोर की पार्टी में जिनकी ह्यूज सोशल मीडिया फॉलोइंग थी, लेकिन उनको 900 और 9000 वोट ही मिले। तो सोशल मीडिया की फॉलोइंग, उनका अट्रैक्शन जरूरी नहीं है कि वोटों में तब्दील हो, जन समर्थन में तब्दील हो। वो भी एक फैक्ट हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए प्रशांत किशोर का आपने जिक्र किया, प्रशांत किशोर ही अपने आप एक एग्जाम्पल है कि उन्होंने तो 2 साल तक काफी जमीन पर काम किया था और वो इलेक्शन एनालिस्ट है, लेकिन उसके बाद जो उन्हें वोट मिला वो उनके लिए भी जो है वो आज तक उन्हें भी समझ में नहीं आया कि ये किस तरीके से रिजल्ट आया, क्या रिजल्ट आया। तो इसलिए एक सडन स्पॉन्टेनियस मूवमेंट का इस तरह से इंस्टाग्राम पे इमर्ज करना, और वो फिर ग्राउंड पे भी वो उतना ही मजबूती से आगे बढ़ पाएगा भारत जैसे देश में, ये थोड़ा देखने वाली चीज होगी। क्योंकि अगर ये मूवमेंट आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये शो करेगा कि एक रेस्टलेसनेस है, क्योंकि अगर इस मूवमेंट को सपोर्ट मिलता है तो ये समय के साथ, अभी उसमें यंगर लॉट है लेकिन उसके साथ उसका एक्सपेंशन होता चला जाएगा और फिर इसका स्केल व्यापक भी हो सकता है। लेकिन वी हैव टू वेट एंड वॉच कि किस तरीके से ये अभी आगे अनफोल्ड कर रहा है। आरती जी, एक अंतिम टिप्पणी कि आपको क्या लगता है कि सरकार का रिस्पांस कैसा होगा? पिछली 2 सरकारों जैसा होगा, जो मनमोहन सिंह की सरकार का रिस्पांस था, या इंदिरा गांधी का रिस्पांस था जब जेपी से लेकर तमाम लाल कृष्ण आडवाणी, वाजपेयी जैसे नेता अरेस्ट किए गए थे? उसी तरह से इंडिया अगेंस्ट करप्शन के दौरान का जो रिस्पांस था, और इस समय सरकार ने जिस तरह से उनके ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड किया और जिस तरह की बातें कही जा रही है, आपको लगता है कि सरकार इस बार थोड़ी चालाकी दिखाते हुए बिहाइंड ऑपरेशन करेगी? जो इस सरकार का काम करने का तरीका है, किस तरह से पॉलिटिकल पार्टियों को तोड़ दिया जाता है, उनके रातों रात एमएलए एमपी सिंबल पे कब्जा कर लेते हैं, आपको लगता है कि कुछ ऐसा होने वाला है, या
वही पुराना मॉडल होगा? नहीं नहीं, ये सरकार बहुत चालाक है। वो जो मनमोहन सिंह की सरकार थी उसमें तो एक्चुअली 2 पावर सेंटर्स थे और दोनों के बीच में मेरे ख्याल में काफी फ्रिक्शन था कि इसको कैसा हैंडल करना चाहिए। तो इस वजह से वो बहुत डर गए अन्ना हजारे को देख के, क्योंकि आपने सही कहा, आपको याद है जब वो शुरुआत हुई थी अन्ना हजारे मूवमेंट का, तो जब वो उस टाइम वहां बैठे थे जहाँ जनता पार्टी हेडक्वार्टर्स हुआ करता था, मुझे याद नहीं है वो, अभी याद नहीं आ रहा उसका नाम, सड़क का नाम, पर उस टाइम तो भीड़ ही नहीं थी। मतलब जो भीड़ थी वो कैमरास की थी, मतलब पूरी प्रेस वहां पहुंच गई थी और 24 घंटे वहां बैठी रही। बाद में मतलब जब ये मीडिया पे चला तब जाके लोग आने लगे, पहले क्यूरियोसिटी से, क्योंकि उनको ये देखना था कि ये क्या हो रहा है यहाँ, और फिर उसके बाद सपोर्ट में। तो मतलब वो भी मूवमेंट बनने में थोड़ा टाइम लगा। तो मेरे ख्याल में ये सरकार चालाक है। ये 2 एग्जाम्पल्स हैं उनके साथ इतिहास से उनके सामने। तो वो इतनी जल्दी कुछ नहीं करेगी मेरे ख्याल में। जो उन्होंने इनका जो ट्विटर हैंडल को सस्पेंड किया, आपने देखा होगा कि ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करके उसके बाद उन्होंने इंस्टाग्राम हैंडल को नहीं छुआ। इंस्टाग्राम हैंडल अभी भी चालू है। तो मेरे ख्याल में उनको ये महसूस हुआ कि वो गलती थी, वो करना नहीं चाहिए था। तो अब वो भी वेट एंड वॉच ही करेंगे और देखेंगे कि क्या कैसे सपोर्ट मिलता है इन लोगों को। वो अन्ना हजारे के जैसे ये ग्रेजुअली बिल्डअप होता है कि ये एक्चुअली फेड आउट हो जाता है। पर एक बात है, देखिए शशि थरूर मतलब हम लोग यहाँ बैठ के कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर्ड वे में आप जाइए, पहले एनटीए के दफ्तरों को फ्लड कीजिए, फिर कोर्ट में जाइए। प्रॉब्लम ये है कि आज के दिन में यूथ को इंस्टीट्यूशंस में कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूशंस इतने कमजोर हो गए हैं कि यूथ भी इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो गई है। वो ना तो पॉलिटिशियंस को रिस्पेक्ट करते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट, और खास करके जब चीफ जस्टिस ने इनको कॉकरोच बोला है तो नेचुरली उनको इसीलिए तो ये पार्टी खड़ी हुई है, कॉकरोच जनता पार्टी। तो आज के दिन में यूथ को इंस्टीट्यूशंस में कोई मतलब फेथ नहीं है। तो जब फेथ टूट जाता है ना, तो फिर वो यही कहेंगे ना कि हमको ये प्रोटोकॉल फॉलो करने की क्या जरूरत है, हमको स्ट्रक्चर की क्या जरूरत है, हम तो ऐसे ही आगे बढ़ेंगे और जो जिसको आना है हमारे साथ वो आए हमारे साथ। क्योंकि वो आक्रोश है, वो यूथ में वो एनर्जी है जो सब चीज का सामना करने को तैयार है। तो लेट्स वेट एंड वॉच। बट ये सरकार जो है, ये मेरे ख्याल में जो कांग्रेस सरकार ने गलतियां की, ये सरकार नहीं करेगी। ये थोड़ा वेट एंड वॉच स्लोली करेगी और इस सरकार के पास बहुत से टूल किट्स हैं। अगर इनको खत्म करना होगा तो खत्म भी कर सकती है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जो बड़ी बात है कि जो कॉकरोच पार्टी जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करना चाहती है, नीट एग्जाम के पेपर लीक को, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर जो उनकी मांगे हैं, वो देखना होगा कि किस तरह से अपने कदम आगे बढ़ाती है। क्या सचमुच ये जो सटायर अकाउंट है ये ऑर्गेनिक है, या इसके पीछे किसी पॉलिटिकल पार्टी का हाथ है? क्या ये डीप स्टेट के हिस्से तो नहीं है, या सचमुच ये जो युवाओं का गुस्सा है उसका रिफ्लेक्शन करने वाली ये अकाउंट है, और जो कि आने वाले दिनों में एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे या पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे इवॉल्व हो सकती है। ये सारी बातें देखने वाली बात होगी। वो अपने कदम किस तरह से आगे बढ़ाते हैं। शुरुआती उन्होंने 1-2 गलतियां की है नैरेटिव के तौर पे, लेकिन वो गलतियां यूथ और जेनजी जनरेशन के लिए, उसके लिए माफी शब्द दिया जा सकता है, उन्हें माफ किया जा सकता है, क्योंकि उनके पास वो धैर्य नहीं है। संस्थाओं का जिस तरह से क्षरण हो रहा है उसमें उनका ट्रस्ट टूट रहा है। ये सारी बातें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। आरती जी आप जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शशिकांत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए डेली न्यूज़ से। Every book has a journey, and every author has an untold story.
Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus Digital original series.